हेलो मेरे 22 फरवरी वाले प्यारे योद्धाओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। ये ऐसा मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, यानी कि यूपी बोर्ड की जो सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट है upmsp.ac.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप लोग जाइएगा वहां से चेकआउट करके आप इस पूरे पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और आपको अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बच्चों, हम बात करेंगे सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है जो कक्षा 12 का है और बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए है। बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोग जानते भी होंगे कि आपका जो पेपर है उसको करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इस 3 घंटे 15 मिनट के समय में अगर आप पूरा पेपर हल कर देते हैं तो इसके लिए आपको पूरे 100 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अगर आपको प्रश्न पत्र पढ़ने का है तो आप पूरा प्रश्न पत्र एक बार पढ़िएगा, फिर उसके बाद में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और मेरी ये राय रहेगी कि आप 15 मिनट जो शुरू के आपको दिए जाते हैं इनका पूरा उपयोग करें। आप इनमें पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें, आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, लेकिन आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देखा और निकल गए, पढ़कर जाइएगा, क्योंकि 15 मिनट का समय है, 7 से 8 पेज होंगे और आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। और बच्चों, इसमें जो खंड रहेंगे तो 2 रहेंगे, एक का खंड रहेगा और दूसरा हमारा बच्चों खा खंड रहेगा। खा खंड में संस्कृत से स्टार्ट होता है और का खंड में हिंदी से स्टार्ट होता है, जहां पर हम गद्यांश पद्यांश के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों, खंड का रहेगा और आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है और इसका का खंड है। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य एक निबंध है, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो बच्चों, आपको पता है कि जो शिक्षा का उद्देश्य एक निबंध है, इसको किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, मोहन राकेश लिखा है, डॉक्टर संपूर्णानंदन लिखा है या राय कृष्ण दास ने लिखा है। तो आपको मैं बता दूं, जो बच्चों आपका शिक्षा का उद्देश्य निबंध है इसको डॉक्टर संपूर्णानंदन के द्वारा लिखा गया है, यानी कि बी वाला ऑप्शन, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए, का क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना कौन सी? बच्चों, इनमें से आपको रचना बतानी है, इसमें से कौन सी रचना जो है वो लल्लू लाल की है। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है रानी केतकी की कहानी, इसके जो लेखक हैं बच्चों वो हैं इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां, याद रखिएगा, मैंने आपको लिख दिया, बता दिया। इंसा अल्लाह खां जो हैं रानी केतकी की जो कहानी है इसके लेखक हैं, क्योंकि रानी केतकी की कहानी से आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और बात रही इसमें लल्लू लाल की रचना कौन है, वो है प्रेम सागर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर गा देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर गा है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। एक कहानी है जिसका नाम है पर्दा, इसको किसने लिखा है, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद्र ने लिखा, जयशंकर प्रसाद ने, अमरकांत ने लिखा या यशपाल ने लिखा है? अब बच्चों, अगर आपने पर्दा के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा आपको यशपाल जी ने लिखा है इस कहानी को, ठीक है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ। आवारा मसीहा हो गया, रानी केतकी की कहानी होगी, ऐसी रचनाएं हर साल किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होती रहती हैं। तो बच्चों, आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वो आपको बताना है। बच्चों, मैं बताऊं, आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर हैं। आपको याद नहीं, बिल्कुल छाप कर रखना दिमाग में। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बच्चों, एक रचना है जिसका नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो उसको किसने लिखा है, इसके रचनाकार कौन है? अगर बात करें बच्चों बाण भट्ट की आत्मकथा, तो वहां पर आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखना है। यहां पर ऐसा नहीं आप जल्दी में महावीर प्रसाद द्विवेदी लगा दें, ऐसा गलत हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, मैं फिर बता रहा हूं, और इसीलिए मैं कहता हूं आपको पूरा प्रश्न पत्र पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें हमारे रहेंगे पद्यांश से पद्यांश से इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चों आपका पद्यांश रहेगा उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और ये पद्यांश से पद से जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको पता है कि जो कवि वगैरह होते हैं उन्हीं की रचनाएं आती हैं। ऊपर हमने आपको गद्यांश के बारे में बताया, गद्यांश में क्या होता है, लेखक के जीवन परिचय हो गए, उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो आते हैं। जैसे बच्चों यहाँ कामायनी किस युग की रचना है। अब देखिए, कामायनी किस युग की रचना है और इसके बच्चों अगर आपको पता हो कवि कौन है तो दोनों अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर पूछ ले जाए कि कामायनी के कवि कौन है, कामायनी किसकी रचना है, ऐसा भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कामायनी जो है किस युग की रचना है। तो बच्चों, जो कामायनी है वो किस युग की रचना आपको पता होना चाहिए। द्विवेदी युग की है, छायावादी युग की है, प्रगतिवादी युग की है या भारतेंदु युग की। तो बच्चों, जो कामायनी की रचना है ये हमारी छायावादी युग की रचना है। लेकिन आपके मन में अगर कोई डाउट हो कि आप लोग सोच रहे होंगे सर कामायनी जो रचना है ये है किसकी, तो याद रखिए बच्चों, ये जो रचना है कामायनी ये बच्चों आपके जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ये चीज़ आपको याद रखना है, कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है।
अगली रचना देखिए बच्चों, खा खंड में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से प्रगतिवादी युग का है, यानी कि ये जो आपको कवि दिखाई दे रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा कवि है जो प्रगतिवादी युग का कवि हो, बताइए। तो बच्चों इसमें से अगर हम बात करें प्रगतिवादी युग के कवि की, तो प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? अग्रदास हैं, तुलसीदास हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं या नंदादास हैं। तो बच्चों जो प्रगतिवादी युग के महान कवि थे वो आपके रामधारी सिंह दिनकर थे, और इनका आपको साहित्यिक परिचय अगर आप लोग पढ़ते हो अच्छे से ध्यान से, मैंने आपको पढ़ाया है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ क्वेश्चन पता होता और आप कोई भी गलती नहीं कर सकते। बच्चों तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए तार सप्ताह का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, आपको इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों जो तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है वो 1943 है। कितना है बच्चों? 1943 है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि तार सप्ताह के संपादक कौन है, यानी कि इसको किसने संपादित किया, संपादक, ठीक है, लेखक कौन है या संपादक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए इसके कौन है बच्चों, वो अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी, ये चीज़ याद रखना। और अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये चीज़ आपको याद रखना क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला बच्चों है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसमें से आपको बताना ऐसी कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है। प्रिय प्रभास हो गया, साकेत, कामायनी या फिर आपका भारत भारती। अब देखिए बच्चों, अगर आपने ऊपर के सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़े हैं, मैंने जो बात बताई अगर आपने हर बात पर ध्यान दिया है तो ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ फ्री का है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों इधर एक मिनट देखिए, मैं ऊपर आपको ले चलता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा जा रहा है कामायनी किस युग की रचना है। तो यहाँ पर मैंने आपको सही बताया था छायावादी युग की। तो कामायनी जो रचना है वो हमारी छायावादी युग की रचना है, ये हमें क्लियर है, पता है, ठीक। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे द्विवेदी युग की रचना नहीं है तो वो कामायनी ही तो होगी, वो नहीं होगी। और यही आपसे पूछा गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पर आपसे पूछा गया है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, और यहाँ पर प्रिय प्रभास भी है, साकेत भी है, कामायनी, भारत भारती और कामायनी भी ऑप्शन दिया गया। यानी कि कामायनी को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किस युग की रचना है? छायावादी युग की। किस युग की है? छायावादी युग की। तो आप बताइए कोई ऐसी रचना हो सकती है जो छायावाद की भी हो, द्विवेदी युग की भी हो? नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब हमारा जो सही ऑप्शन है वो सॉरी बच्चों, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है IV का, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं लॉजिकल भी होते हैं, हर जगह आपको दिमाग नहीं लगाना, कुछ जगह लॉजिक भी लगता है। अगर आपने ऊपर के सारे क्वेश्चन पढ़े हैं अच्छे से, और ये ज़्यादातर किसमें होता है? फिजिक्स में होता है। मैं कहता हूँ मेरे जो मैं सोचता हूँ फिजिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे फंस जाएंगे जो कहीं ना किसी पूरे पेपर में कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, क्योंकि उसमें एक दूसरे से कनेक्टिंग ही हर चीज़ चलती है, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है, याद रखिएगा। अगला बच्चों एक क्वेश्चन हमारा है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है? किस भक्तिकाल की? अब बच्चों यहाँ पर अगर होता शाखा से तो आप आसानी से, तो वो क्या किया, शाखा यहाँ जोड़ दिया गया है। भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा से है, कृष्ण भक्ति शाखा से है, प्रेमश्रयी शाखा से है, ज्ञानाश्रयी शाखा से, किस शाखा से? तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि भक्तिकाल के जो अष्टछाप के कवि हैं उनका संबंध जो भक्तिकाल की जो शाखा थी, जो कृष्ण भक्ति शाखा थी, उससे संबंधित है। याद रखिए किस शाखा से? कृष्ण भक्ति की शाखा से, याद रखिएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, जिसमें आपका आता है गद्यांश, और ये आता है आपका 10 नंबर का, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 5 दूनी 10 नंबर के हैं। इनमें आपको करना क्या होता है? मैं कहता हूँ इसमें सिर्फ आपके 2 नंबर जो हैं वो थोड़ी कठिन होते हैं, बाद बाकी सारे नंबर हार्ड, वो हलवा जो खाते हो आप वो होते हैं। क्यों? देखिए बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक बताई, आप अगर चैनल पे जाएंगे आप चेकआउट करेंगे, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि गद्यांश को हल करने की ट्रिक। अगर आपने वो ट्रिक देखी है तो मैं कहता हूँ आप चाहे ये वाला गद्यांश हो चाहे ये वाला गद्यांश हो, आपके मन में इसका आंसर घूम रहा होगा, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, इसके में क्या लिखना है, क्योंकि मैंने आपको वो ट्रिक बता दी है। अगर बच्चों आपने वो ट्रिक देखी हो तो आप पहचान गए होंगे, क्योंकि मैंने उस ट्रिक के अंदर आपको कुछ ऐसे वर्ड बताए थे, अगर आपने उस वर्ड पर अपना शिकंजा कस लिया तो आप कोई भी पेपर में किसी भी गद्यांश को आसानी से पहचान सकते हो। अब देखिए यहाँ पर धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होगा। लाखों करोड़ों वर्षों में अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी ने पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इसकी जांच पड़ताल आवश्यक है। अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपको जो वर्ड बताए थे उन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर धरती माता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, अभ्युदय बताया था नहीं, अमूल्य आपको वर्ड बताया था। तो किस चैप्टर में आता है, किस पाठ में आता है, इसके लेखक कौन है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसमें किस पाठ से आता है
और इसके लेखक कौन है तो आप आसानी से बता दोगे। इससे पहले मैं बताऊं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ाया इस चीज़ के बारे में कि किस लेखक की है और किस जो मतलब इसका चैप्टर कौन सा है और इसके लेखक कौन है और ये किसने लिखा है, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताइएगा। जल्दी मैं आपका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो बताता हूँ वो हर एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के अंदर ही फंस जाता है। तो इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन पर फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को गलत ना करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका गड़बड़ हो जाता है। होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर बात करें बच्चों में इस बारे पूरे गद्यांश की कि इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, इस चीज़ के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पद्यांश जो हमारा गद्यांश दिया गया है ना, अगर आपने हिंदी में अच्छे से पढ़ा है तो आपने एक राष्ट्र का स्वरूप, एक चैप्टर है जिसका नाम पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उस राष्ट्र का स्वरूप आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और जिसके लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उनके बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप आसानी से इसके बारे में जवाब दे सकते हो। तो बच्चों अगर हम बात करें इसके गद्यांश का संदर्भ और व्याख्या की, तो इसके जो गद्यांश के संदर्भ और व्याख्या है उसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत जो हमारा गद्यांश है, यानी कि दिया गया है, इसके जो शीर्षक है या इसके जो ये जो है जो गद्यांश है प्रस्तुत आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित लिया गया है और इसके लेखक जो हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, यानी कि जो धरती है वो वसुंधरा क्यों कहलाती है, इसका भी ऑप्शन यानी कि इसका जो आंसर है वो आपको यहीं पर मिल जाएगा। देखिए, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। देखिए, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है, आंसर लिखने के लिए यहां से लिखना है और यहां तक आपको पूरा लिख देना है। आंसर यही है, पक्का आंसर यही है। अब बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कितने की करनी है, जिसमें आपको रेखा खींची गई है आपको दिखाई दे रही है। अब देखिए, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर आपको अपनी धरती माता और अपनी माता के रिलेटेड आप इसको रख देंगे, क्योंकि धरती माता जिस प्रकार धरती माता के गर्भ में हम असीम मात्रा में अमूल्य खजाना भरा हुआ है, ठीक है, वह एक अमूल्य वस्तुओं का विशाल यानी कि जो कोष है, ठीक है। इसके बारे में आप गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए आप चैनल पर जाइए, क्योंकि वो बड़ी है बच्चों, मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा सकता। अगला है पृथ्वी की देह को किसने सजाया। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है पृथ्वी की देह को किसने सजाया। तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया, पृथ्वी की देह को यहाँ से देखिए, लाखों करोड़ों वर्षों में अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। यहाँ से आप यहाँ तक आप लिखिएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। आपका इसका आंसर हो गया। भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। इतना आप लिख दीजिए और बताइए, अगर आपने इतना लिख दिया आपके 10 नंबर पक्के हो गए। लेकिन अगर आपको वो ट्रिक पता है तभी आप इसको पहचान पाओगे, अन्यथा आप इन क्वेश्चन के तो आंसर लिख सकते हो, लेकिन मैं नहीं होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप पहला वाला क्वेश्चन जो है इसका हल करना चाहते हो तो आप चैनल पे जाइएगा, वहां पर आप ट्रिक चेक करिएगा, ठीक है। अब बच्चों अगला जो हमारा गद्यांश दिया गया ये भी आपको अशोक का फूल एक चैप्टर है उससे लिया गया है, ठीक है। मैं आपको दोनों सॉल्व करके नहीं बता सकता थी। अगला बच्चों आता है पद्यांश, ये भी आपका 10 नंबर का रहता है। इसमें भी देखिए, अब अगर आपने ये वाला पूरा पद्यांश आप अच्छे से देख रहे होगे तो आप पहचान गए होगे ये जो बच्चों आपका पद्यांश है किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है। तो बच्चों अगर हम बात करें ये जो आपका पद्यांश है कैकेयी का आपने अनुपात पढ़ा था, कैकेयी का अनुपात जो है उससे लिया गया। उसके जो लेखक है वो सॉरी बच्चों इसके कवि होंगे, लेखक नहीं होंगे, कवि होंगे वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। वो सॉरी बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल नहीं, सॉरी मैथिली शरण गुप्त हैं। कैकेयी का अनुपात जो है मैथिली शरण गुप्त की है। तो आप इसके सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हो, ठीक है, अच्छे से कर लेना। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। अब बच्चों आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें लिखने होते हैं लेखक का। कभी कभी हमसे जीवन परिचय पूछ लिया जाता है और कभी कभी हमसे साहित्यिक परिचय भी पूछ लिया जाता है। अगर बात करें जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय की, तो आपको यहाँ पर 3 आपसे पूछे गए हैं। एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल का। आपको यहाँ पर देखिए, आपको कुछ इनका रचनाएं भी लिखनी होती, प्रमुख रचनाएं। तो यहाँ पर 3 नंबर का तो आपको जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय होता है, और 2 नंबर की रचनाएं होती है, यानी कि 5 नंबर का होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कैसे लिखना है, अब मैं यहाँ पर तो आपको पूरा लिखकर नहीं बता सकता, तो आप जाइएगा, मैं पेपर का मैंने एक सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है पूरा, एक शायद किसी पेपर को मैंने पढ़ाया है, और अन्यथा मैंने आप चैनल पे जाइएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सारे के जीवन परिचय आपको अपलोड करवा दूंगा। अगर अपलोड है तो वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
अगला बच्चों आता है जिसमें हमें कवियों के जीवन परिचय हमसे पूछे जाते हैं। कवियों के जीवन परिचय में जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर सारे दिए गए, जैसे मैथिली शरण गुप्त हो गया, सुमित्रा नंदन पंत हो गया, रामधारी सिंह दिनकर हो गया। रामधारी सिंह दिनकर का नोट डाउन हो गया, नोट्स बन गए हैं जीवन परिचय साहित्यिक परिचय के साथ, प्रमुख रचनाओं के साथ, और जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगा। 1 से 2 घंटे के अंदर आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक और याद करना है महादेवी वर्मा का, क्योंकि महादेवी वर्मा का भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, जिनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था 1907 में और 87 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बच्चों आती है हमारी जो बोर्ड एग्जाम में कहानी पूछी जाती है, जिसमें हमें पंचलाइट, ध्रुव बहादुर और ध्रुव यात्रा 3 कहानी दी गई है। मैं कहता हूं अगर आपने एक पंचलाइट कहानी सिर्फ तैयार कर ली तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि पंचलाइट अगर आपको पूरी पता है तो आपको पूरे इसके 5 नंबर मिल जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक। अगला बच्चों हमारा एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 होता है, जिसमें आपसे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और अधिकतम इसमें वर्ड सीमा जो 80 वर्ड है 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। सॉरी बच्चों। अब बच्चों बात आती है जो खंड काव्य होता है, हर एक जिला जो होता है वहाँ पर अलग अलग होता है। क्या होता है? हर एक जिले में अलग अलग होता है। अब आपको पता नहीं, हम नहीं बता सकते आप किस जिले में रहते हैं, आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। अगर मैंने आपको बता दिया कि आप श्रवण कुमार को तैयार कर लीजिए, मेरे लिए गलत होगा, क्योंकि मेरे पास हर एक जिले के बच्चे हैं, ठीक है। आप यूपी बोर्ड में जो 75 जिले हैं, यूपी में 75 जिले हैं, वहाँ के हर एक जिले का हमको बच्चा है हमारे पास, हमसे कोचिंग करता है, पढ़ता है, जो भी हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, नोट्स देते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग कमेंट कर में आप अपना जिले का नाम बता दीजिए, अगर आपको पता है तो आप अपना खंड काव्य तैयार कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने जिले का नाम हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो खंड काव्य होगा वो आपको मैं कमेंट में आपको ही उसका रिप्लाई दे दूंगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा हम और हमारी टीम के द्वारा। अगर हम नहीं दे पाते तो हमारी टीम मेंबर्स आपको जरूर देंगे, ठीक है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जो हमारा खंड काव्य जो खंड खा है उसके अंतर्गत आता है। अब बच्चों खंड खा में क्या होता है, इसमें आपको ध्यान देना है कि हमारा जो खंड खा होता है उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं? जो संस्कृत से रिलेटेड रहते हैं, इसमें एक गद्य खंड की तरह आता है प्लस एक पद्य खंड की तरह आता है, और दोनों हमारे वो बच्चों आते हैं वो 7-7 नंबर के आते हैं, यानी कि 14 नंबर का संस्कृत से हमारे सिर्फ गद्यांश और पद्यांश की तरह क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें पहला दिया गया है ये वाला, अब इसको आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। अगर आपको ये आता है तो आप इसका कर सकते हैं, अन्यथा आप नीचे जो दिया गया इसका भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसका जो पद्यांश की तरह एक आता है, ये भी आपका 7 नंबर का रहता है। एक इसमें 2 नंबर आपके संदर्भ के रहेंगे और 5 नंबर आप हिंदी व्याख्या के रहेंगे। उसी प्रकार से आपका गद्यांश में भी होता है जो ऊपर संस्कृत का दिया गया। अब यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, इनमें से अगर आपको किसी भी श्लोक का हिंदी संदर्भ और व्याख्या अच्छे से पता है तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से लिख देना है ताकि वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमसे कुछ मुहावरे पूछे जाते हैं। तलवार की धार पर चलना, ढका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्ची लगाना। देखिए दाल में काला होना मतलब कुछ कोई बात कह रहा है वो उसमें कुछ झूठ बोल रहा है। अगर इसके अर्थ की बात, क्योंकि अर्थ लिखकर इसका वाक्य प्रयोग करना होता है। जैसे बच्चों दाल में काला होने का मतलब होता है कोई भी बात आपसे कोई कर रहा है, ठीक है, एनीथिंग, आप किसी भी पर्सन से कोई बात कर रहे हो और वो अगर आपकी बात का मतलब जवाब दे रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं दे रहा है, जो कुछ गलत बोल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, हिचकिचा रहा है, तो आप कहेंगे इसमें दाल में कुछ काला है। अगर वाक्य प्रयोग की हम बात करें तो हमारा कोई भी दोस्त है, ठीक है, वो दोस्त हमसे कोई भी बात कहता है तो कुछ बात छिपा लेता है और वो हमसे झूठ कहता है, जिससे हमें लग रहा है कि वो कुछ हमसे दाल में काला यानी कि दाल में काला है यानी कि उनको कुछ गलत बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप जाइएगा मुहावरों में, मैंने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर आपको पढ़ाया। नमक मिर्ची लगाने मतलब है एनीथिंग, आप नमक मिर्ची लगाने का मतलब होता है किसी को भड़का देना। जैसे बच्चों अगर बात करें एनीथिंग, 2 पर्सन्स में लड़ाई हो गई है, अब तीसरा आ गया है, उसने क्या किया, वो बता दिया कि नहीं उनके साथ में आपकी लड़ाई है, ठीक है। अब वो आपको गाली दे रहे थे, उसने आप नमक मिर्ची लगा दी उस पर, अब आप भड़क गए, उसको जाकर उसको ब्लॉक कर दिया, नंबर उसका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, सब कर दिया, आप भड़क गए, ठीक। इस तरीके से जो नमक मिर्ची लगती है वो लगा दी जाती है, ठीक है। आप अच्छे से इन बातों को ध्यान रखिएगा और मुहावरे आप कर सकते हैं। लेकिन इस साल जो नया पोर्शन ऐड हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसको करने के लिए आपको करना क्या रहेगा, आपको पूरा अच्छे से पढ़ना रहेगा, पूरा आपको रीड करना है। रीड करने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, और एक क्वेश्चन आपको पता है पूरा 5 नंबर का आएगा। लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि पर क्या परिणाम होता है, आप इनको पूरा पढ़िएगा और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर आप इस पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही बच्चों लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर भी 2 चांस दिए जाते हैं,
आप चाहे तो ऊपर का कर सकते हैं, अन्यथा आपको जो नीचे दिया गया आप इसको भी कर सकते हो। कोई आपको एक ही करना रहता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ऐसा नहीं आप अथवा वाला भी कर दें और दोनों कर दें, ठीक है। इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको नीचे इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें आपको चयन करना है। जैसे बच्चों यहाँ पर दिया गया बसन और बेसन, इनमें आपको इनके अर्थ बताने। बसन हो गया और व्यसन हो गया, ठीक है। तो जैसे बच्चों जो हमारा बसन दिया गया है और बेसन दिया गया। देखिए बसन जो होता है इसका क्या मतलब होता है, बसन का मतलब होता है वस्त्र और बेसन का मतलब होता है आदत, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, वस्त्र और आदत, जो इसका सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा हमसे पूछा गया है अंबुज और अम्बुद में क्या अंतर है। तो देखिए अंबुज और अम्बुद की अगर हम बात करें तो अंबुज का मतलब होता है सरोज जलज पंकज। अंबुज जो है, अंबुज जो होता है कमल का पर्यायवाची है और अम्बुद जो है वो बादल का पर्यायवाची है। तो कमल और बादल, इसमें हमारा जो सी वाला आंसर है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पर देखिए, एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। कोई एक शब्द है उसके आपको दो अर्थ बताने हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अंबर दिया गया है, आपको पट दिया गया, विद दिया गया है, नांग दिया गया। अगर बच्चों हम अंबर के दो पर्यायवाची लिखें तो अंबर का एक तो आपका वस्त्र होता है, ठीक है, और इसके दो अर्थ लिखेंगे, एक वस्त्र हो जाएगा, एक अंबर का मतलब होता है आकाश, ठीक है। अंबर भी सही है, आकाश भी, दोनों। तो आप इसके दो लिख लीजिएगा, ठीक है। आप दो लिख गए, आप अगले के दो देख लीजिएगा। अगला बच्चों है पट। अब इस पट के अगर हम लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कपड़ा, कपड़ा होता है और दरवाजा भी होता है, पट दरवाजा। तो आप पट के दो लिख सकते हैं, कपड़ा और दरवाजा, ठीक है। अब बच्चों आता अगला हमारा विधि दिया गया है। विधि का मतलब एक तरीका है, इनका ये विधि है, इनकी ये तरीका है, ठीक है। एक तरीका हो गया और एक विधि का बच्चों यहाँ पर भाग्य भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये दोनों भाग्य लिख सकते हैं और विधि का मतलब होता है कानून भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आप इनका लिखिए। अब लास्ट हमारा बचा है नाग। नाग का बच्चों क्या होता है, सर्प, सांप जिसको कहते हैं, ठीक है। नांग सांप हो गया। अगला नांग का होता है एक पर्वत भी बच्चों, नांग का ही होता है, ठीक है, पर्वत भी होता है। और अगर आप एक लिखना चाहें, एक नांग जाति भी होती है, एक जाति भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से दो हमसे पूछे जाते हैं, मैंने आपको नांग के तीन बता दिए, ठीक। अगला समझिए, देखिए ध्यान से इसको। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें बच्चे हमसे गा खंड है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द का चयन कीजिए। देखिए जो आंख के सामने हो उसे क्या कहेंगे। देखिए ऐसी चीज जो आंख के सामने हो उसे क्या कहेंगे, नेत्र सम्मुख कहेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही है। जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं। एक ऐसा पर्सन जो जानने की इच्छा रखता है उसे बच्चों हम जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब बच्चों देखिए, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। अब देखिए इसमें आप कैसे बनाओगे, जैसे यहाँ पर लिखा है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। अब अगर हम कर दें तुम कुर्सी पर बैठे हो, तब ये शुद्ध हो जाएगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। हम अगर लिख दें कि इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, तब हमारा यह कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। सम्मेलन में कवित्रियों ने भाग लिया। सम्मेलन में इस सम्मेलन में कवियों ने भाग लिया, कवित्रियों ने भाग लिया, ठीक है। कृपया अनुमोदित करने की कृपा करें। कृपया अनुमोदित करने की कृपा करें, इसको आप सही करके लिखें, कृपया अनुमोदित करने का कष्ट करें, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों आता है हमारा व्याकरण में कि जो काव्य संदर्भ के तत्व होते हैं, वीर रस, छंद, अलंकार, ठीक है। यहाँ पर वीर रस और हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखना और परिभाषा भी आपसे पूछी गई है। श्रेष्ठ मस्वा उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा गया, दोहा और सोरठा पूछा गया। आप इनमें क्या करने का, आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको तैयार करने के लिए आपको हमारे इसी चैनल पर आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसको पूरा अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आपका इससे पहले तैयार है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बैंक में खाता खुलाने के लिए बैंक के प्रबंधक को एक आपको आवेदन पत्र लिखना, कैसे लिखेंगे। अब देखिए बैंक में आपको अगर खाता खुलवाना है, आवेदन पत्र लिखना है तो कैसे लिखोगे। आप चैनल पे जाइएगा, आवेदन पत्र लिखने की ट्रिक मैंने वहां पर बताया गया है कि वहां पर आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आप वहां पर एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आवेदन पत्र हम कैसे लिखेंगे। अब वो किसी पर भी आ सकता है, ठीक है। अपने शहर में जो फैली संक्रामक बीमारी है उसकी तरफ से, बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए उस बीमारी की तरफ से आवेदन पत्र यानी कि प्रार्थना पत्र लिखना है। आप चाहे ये लिखना हो चाहे ये लिखना हो, लिखना तरीका आपको एक ही अपनाना है। अब कैसे लिखना आप वहां पर जाके चेकआउट करिएगा। अब बच्चों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 आता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आपको यहाँ पर कई सारे विषय दिए गए, इनमें से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर आपको 5 निबंध की बात की गई। जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या क्या है,
आतंकवाद की समस्या और इसका समाधान क्या है, वृक्षारोपण का महत्व क्या है, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास के समाचार पत्रों की भूमिका। आप देखिए आपको यहाँ पर 5 टॉपिक्स दिए गए, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको भाषा शैली में अपना निबंध लिखना है अच्छे से। अब इसके लिए आपको 9 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 9 नंबर लेने के लिए आपको लगभग इसमें 100 से 150 वर्ड लिखने पड़ेंगे, 100 से 150 वर्ड लिखना पड़ेगा। आप अच्छा निबंध लिख सकते हो। आप जाइए कि यहाँ पर एक निबंध अनुकूलित नहीं किया गया क्योंकि पर्यावरण भी पूछा जाता है, हो सकता है आपसे पर्यावरण के बारे में पूछ लिया जाए, तो मैंने वहाँ पर चैनल पे जाइए कि वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पर्यावरण के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि पर्यावरण पर भी निबंध हमारा पूछा जाता है। पर्यावरण की समस्या क्या है और इसका निवारण क्या कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप देख लेना, क्योंकि आपको वहाँ से भी फंस सकता है। तो आई होप आपको ये आज का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कुछ आपका बोर्ड का पेपर भी आने वाला है। आप इन पूरे पेपर का सोल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया, जिन क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो सकता था मैंने आपको सारा कुछ प्रोवाइड करा दिया। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इस पूरे पेपर को सॉल्व करिएगा। अगर आपको कितना इससे पता था आप बता सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं पता है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपके मन में क्या डाउट रहता है, ठीक है। और आपके मन में अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का, वो आपका फिजिक्स का हो, वो आपकी केमिस्ट्री का हो, वो आपकी बायोलॉजी का हो, वो आपकी हिंदी का हो, वो आपकी इंग्लिश का हो, एनीथिंग किसी भी सब्जेक्ट का हो, हमारे पास सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। आप वहां पर कमेंट करिएगा, हर एक टीचर अपने सोल्यूशन अपने हिसाब से आपको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।